बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की और डीजल की दोनों की कीमत लगभग 414 रुपए तक पहुंच गई है। देखें, छोटा मोटा इजाफा हो तो कोई इसको बॉदर भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मैं आपको इसकी वजह पहले भी बता चुका हूँ, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक बारीक वारदात पाकिस्तानी कौम के साथ डाली जा रही है, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, ये इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यानी ये जो हालिया इजाफा है इसका ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बढ़ने से नहीं है, बल्कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गुज़िश्ता दिनों कम हुई, यानी लगातार कम हुई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये जो इजाफा है ये हुक्मरानों की नालायकी और अवाम के हुक्मरानों के ऊपर अदम एतमाद की वजह से है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर हुकूमत वसूल कर रही है टैक्सेस, वो 150 से 200 रुपए के बीच में है। यानी इतनी बड़ी मिकदार में लगभग 200 रुपए के आसपास तो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस हुकूमत वसूल कर रही है। इमरान खान 150 रुपए का पेट्रोल लीटर दे रहा था, जिसमें टैक्सेस वैक्सेस सारा कुछ ही शामिल था। और मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो उस पे सिर्फ 200 रुपए का तो सिर्फ टैक्स ले रहे हैं उसी पेट्रोल के ऊपर। अब ये देखें ना, अगर तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है तो आपको टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। आप आलमी मंडी की कीमत के मुताबिक एक फार्मूला तय कर लें, आप उस तरह भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये लगातार टैक्सेस में इजाफा करते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं और पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम, जिसमें शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज आसिम मुनीर की टीम का हिस्सा है, MQM एक जमात है वो आसिम मुनीर की टीम है, इसी तरह आसिम मुनीर साहब की टीम में ANP भी है और फजल रहमान साहब भी हैं। ये सारे आसिम मुनीर साहब की टीम का हिस्सा है। तो ये आसिम मुनीर साहब के पास पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने का अब दो ही रास्ते हैं उनके पास। नंबर एक, वो भारी कर्जे लें, जो अभी फिर उन्होंने IMF से किस्त ली है। मुझे हैरत होती है कि माजी में IMF के ताने देने वाले लोग आज IMF की किस्त मिलती है तो उसके ऊपर भांगड़े डालते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी माशी कामयाबी मिल गई। देखिए, कर्जा मिलने से आपको वक्ती तौर पे ऑक्सीजन तो मिलती है, आपका ये फायदा तो होता है, लेकिन कभी भी कर्जा आपकी मईशत को खड़ा नहीं कर सकता। वो आपको एक ऐसी सपोर्ट दे सकता है जिसके बाद आप अच्छे इकदाम करें और माशी सरगर्मियां बेहतर करें तो आप वो कर्जा भी वापस कर सकते हैं, मईशत भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो मईशत को खड़ा करने के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए लिया जा रहा है। तो दो रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम के पास। नंबर एक के वो कर्जे ले भारी और वो ले रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जाए, यानी किन चीजों में, पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, टैक्सेस के अंदर जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वहां पे अवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये बड़ा आसान होता है गरीब आदमी से टैक्स लेना, अमीर आदमी से टैक्स लेना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जो टैक्स का निजाम बनाते हैं वो अमीर लोग होते हैं, तो वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना, वो तो गरीब के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कमजोर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अपने और अपनी बरादरी के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई टैक्स देना भी नहीं चाहता। और देखिए, ये दो चीजें उन्हें क्यों करनी पड़ती हैं। नंबर एक तो ये टैक्सेस लगाते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, अवाम पे बोझ डालते हैं। नंबर दो, ये भारी कर्जे लेते हैं। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं आसिम मुनीर साहब के पास, तो क्योंकि उसकी वजूहात है ना। वजह एक तो ये है कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर भाग रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है इनके IPPs की वजह से कि अब पाकिस्तान उस चुंगल से निकल नहीं पा रहा। और आप एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे? आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ही कम हो गई है। जो पाकिस्तान के अंदर कौमी पैदावार है उसमें लगातार कमी होती चली जा रही है। सियाहत एक जरिया होता है दर मुबादला पाकिस्तान में लाने का, लेकिन सियाहत तो बिल्कुल पाकिस्तान में जीरो है। आपको कहीं पे कोई गैर मुल्की सयाह तो नजर ही नहीं आता। पहले भी कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत आते थे, अब तो वो भी नहीं है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां तेज करने से कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन आप देखें चाहे वो रियल स्टेट हो, यानी जो आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है वो भी डाउन है। कोई बंदा प्लॉट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। कोई बंदा फाइल खरीदने की तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में सबकी कीमतें नीचे चली गई कि कोई खरीद ले, लेकिन कोई खरीदेगा तो हुकूमत को टैक्स जाएगा ना। तो हर शोबे के अंदर इसी तरह से जो माशी तरक्की का एक पहिया है वो रुका हुआ है। माशी सरगर्मियां पाकिस्तान में लगभग मुअत्तल हो गई हैं। तो इन चीजों में मुकम्मल तौर पे आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम नाकाम रही। अब उसकी वजह से इन्हें करना क्या पड़ता है? कभी पेट्रोल पे टैक्स, कभी डीजल पे टैक्स, कभी बिजली पे इजाफी टैक्स, कभी इजाफी बिल। अब लोगों को 100 यूनिट का, बेचारों का, कई लोगों का इससे भी कम
وہ بل ہوتا ہے, اتنے بھی یونٹ انہوں نے نہیں چلائے ہوئے ہوتے اور ان کو ایسے بل آ جاتے ہیں جو ماضی میں اچھے خاصے لوگوں کو آتے تھے. تو 300 یونٹ بجلی انہوں نے مفت دینی تھی, انہوں نے 300 یونٹ تک کی جتنی سبسڈی تھی وہ ساری ختم کر دی اور بجلی کی قیمت 4 سے 5 گنا بڑھا دی. لگ بھگ پاکستانیوں کو جو اس وقت ایوریج ایک یونٹ پڑتا ہے وہ 60 روپے سے زیادہ کا پڑتا ہے. یعنی کہاں پہ ایک ایوریج یونٹ ماضی میں جو غریب پاکستانی تھے ان کے لیے 14 روپے 15 روپے ہوا کرتا تھا, 16 روپے ہوا کرتا تھا. آج وہ یونٹ جو ہے وہ 60 روپے سے اوپر ہو گیا, کیونکہ عاصم منیر صاحب کے پاس اور ان کی ٹیم کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے کوئی فارمولا, کوئی معاشی حکمت عملی نہیں ہے. یہ ایک طرف جشن منا رہے تھے اور ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے تھے. یہ قوم کے زخموں پہ نمک بھی چھڑکتے ہیں نا, بڑا انجوائے کرتے ہیں یہ, کیونکہ قوم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے, قوم نے ان کو شکست دی تھی. عاصم منیر صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو قوم نے شکست دی تھی. پھر یہ زبردستی طاقت کے بلبوتے پہ بندوق دکھا کے پاکستانیوں کو یہ اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے. لیکن کب تک؟ جس دن سارے اکٹھے ہو کر نکلے پاکستانی اور ایک مٹھی بن گئے, اس دن فارغ ہو جائیں گے سارے. یہ جشن منا منا کر لوگوں سے لبرٹی چوک میں پوچھ رہے تھے کہ پاکستانیوں مزہ آ رہا ہے, پاکستانیوں مزہ آ رہا ہے, اور ساتھ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 414 روپے تک پہنچا دی, جو عمران خان صاحب کے دور میں 150 روپے کی تھی. جب عمران خان صاحب کے 150 روپے کے پیٹرول کو یہ بہت مہنگا کہتے تھے, وہی لوگ, میں حیران ہوتا ہوں, آج کل 414 روپے کے پیٹرول کو مہنگا نہیں کرتے. انہوں نے آتش بازیاں کی اپنی عیاشیوں کے لیے, اپنے جہازوں کے لیے, اپنی نئی گاڑیوں کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے. انہوں نے ملک میں تباہی پھیری ہوئی ہے. یہ خبر دیکھیں نا آپ, ممبران پارلیمنٹ کی نئی رہائش گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں. 104 فیملی سوٹس تکمیل کے لیے 30 جون تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. وہاں پہ 500 ایئر کنڈیشنر لگائے جا رہے ہیں اور لابیز کے اندر VRF سسٹم لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 1 ارب 9 کروڑ روپے کی لاگت پروجیکٹ کے اوپر آئے گی اور 500 سرونٹ کوارٹر بھی بنیں گے وہاں پہ. یعنی اب ہر ایک کو 5 سرونٹ کوارٹر بھی مل جائیں گے لگ بھگ. یعنی اگر آپ 104 فیملی کے سویٹس ہیں تو وہاں پہ 500 سرونٹ کوارٹر کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اتنے ملازمین کام کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ملازمین جائیں گے وہ بھی وہاں پہ رہیں گے اور وہاں پہ جو خادم ہوں گے وہ بھی وہاں پہ رہیں گے. تو یہ ہماری تو ترجیحات یہ ہے نا کہ ہم عیاشی کرتے ہیں, جہاز لینے ہیں, گاڑیاں لینی ہیں, پیسہ اکٹھا کرنا ہے, خود دنیا بھر کے ٹور کرنے ہیں اور ہمارے سب سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے, سب سے اچھے جوتے ہونے چاہیے. عوام جائے بھاڑ میں, عوام کی ان کو فکر ہی نہیں ہے, نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہے, نہ عاصم منیر صاحب کو اور ان کے جرنیلوں کو فکر ہے, نہ, اور ان کو ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ تو نوکری کرنے آئے ہیں, نوکری کر کے انہوں نے بھی چلے جانا ہے. سارے اپنا اپنا گھر بھرتے ہیں, کسی کو بھی پاکستان کی فکر نہیں ہے. اب دیکھیں, جب یہ حکومت میں آ رہے تھے نا, تو اس سے پہلے جب اس ٹیم کو حکومت میں لایا جا رہا تھا تو جنرل باجوہ کے اور جنرل عاصم منیر کے ٹائم پہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری تجربہ کار ٹیم ہے, ہم ہی پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں. یہ ایاز صادق اور احسن اقبال بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے, ذرا یہ سنیں آپ. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے, جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. جو ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے, کس طرح مہنگائی کو, اس کے ناسور کو کنٹرول کر. یہ آپ نے سنا بعد میں شہباز شریف کی بھی بات کہ جناب ٹیم بھی ہے, مہنگائی کو, ناسور کو, سب کو ہم کنٹرول کریں گے. شہباز شریف نے ایک اور بڑی جذباتی تقریر کی تھی. یہ تقریر بھی آپ سنیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ جب یہ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی. یہ سنیں آپ. غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے, انصاف کا, انصاف کے بول بالے کا اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا, ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے. یہ جتنی باتیں شہباز شریف نے کی نا, مہنگائی, غربت, انصاف, انسانی حقوق, یہ ساری چیزیں تباہ کر دی. فلاحی ریاست, ہر چیز شہباز شریف نے آنے کے بعد مکمل طور پہ تباہ کر دی. یعنی تقریر میں یہ آدمی کچھ اور کہہ رہا تھا, جب اس کو لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا اس کے کیسز ختم کر کے, اور فوجی جرنیلوں نے لا کر ان کے سر پہ تاج رکھ دیا کہ جناب اب آپ کو اپنے وزیر اعظم بنا دیا ہے, اب جوتے آپ پالش کریں گے اور اقتدار میں رہیں گے. تو شہباز شریف صاحب نے یہی ساری چیزیں جو انہوں نے کہیں, آپ غور کریں, ذرا سنیں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیں کہ کیا یہ ساری چیزیں پاکستان میں ٹھیک ہوئی ہیں. یہ سنیں آپ. غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے, انصاف کا, انصاف کے بول بالے کا اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا, ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے. آپ اندازہ کریں جو باتیں شہباز شریف نے کی ہیں نا, ان کا الٹ کر دیا, اور ایسا الٹا انقلاب لے کر آئے ہیں کہ ان تمام شعبوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس شخص نے اور اس کے ہینڈلرز نے. ناظرین, بھارت کے ساتھ ایک موازنہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ 9 مئی ہے تو بھارت کے ہم نے طیارے گرائے تھے, اس کا رولا پڑا ہوا ہے. لیکن ایک اور میدان ہے جہاں پہ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے. اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ نے تیل کے اوپر ٹیکسز کو کم کر کے عوام کو ریلیف دینا تھا. یہ کام بھارت نے کیا, پاکستان نہیں کر پایا.
जब से ये जंग लगी है उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 0% है। बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 16% है, जबकि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 61.5% है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया, और करवाने वाली कौन है? वही पुरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, बरीक वारदात डाली जा रही है जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। वारदात ये डाली जा रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार शरीफ खानदान को अकेले ठहरा दिया जाए। कुछ ऐसे टाउट्स हैं या ऐसे अकाउंट्स जिनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, वो लगातार शरीफ खानदान के चमकते हुए चेहरे दिखा रहे हैं और उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, इनके चेहरे चमकते हुए दिखाकर ऊपर लिखा जा रहा है कि इन पर लानत भेज दें। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा, कि इनको ये लानत के मुस्तहिक है। लोग ये कहते हैं कि इनके ऊपर लानत भेजी जा रही है कि ये महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने। ये तो कठपुतलियां हैं बेचारे। एस्टेब्लिशमेंट ना बड़ी सियाणी है, वो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये उनका पुराना फॉर्मूला है। वो करते ये हैं कि हर क्रेडिट ले लेते हैं कि जो भी अच्छा हुआ वो हमने किया, और वो कहते हैं जो भी बुरा हुआ वो सियासतदानों ने किया। अब शरीफ खानदान तो एक कठपुतली है जिनके ऊपर मुकदमात थे, तो उन्हें कहा गया जूते पॉलिश करोगे तो मुकदमा खत्म कर देंगे और इक्तदार में भी ले आएंगे। अब ये बेचारे इक्तदार में तो आ गए हैं लेकिन फैसले ये नहीं करते, ये कठपुतलियां हैं। ये जिम्मेदार जरूर हैं, कौम के मुजरिम जरूर हैं, लेकिन असल मुजरिम ये नहीं है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे मईशत के मैदान में हो रहा है, चाहे अमन व अमान के मैदान में हो रहा है, चाहे खारजा पॉलिसी के मैदान में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जिम्मेदार है। जो असल जिम्मेदार है ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स अचानक से हमला आवर हो जाते हैं शरीफ खानदान के ऊपर। मैंने ना इस पे एक सर्वे भी करवाया। असल जिम्मेदार देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब है। ये लोग तो इलेक्शन हार गए थे, अवाम ने इनको रद्द कर दिया था, अवाम ने इनको फारिग कर दिया था कि ये इलेक्शन नहीं जीते, हमारी तरफ से ये फारिग है। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इनको सेलेक्ट कर लिया और किया ये कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उनको घर भिजवा दिया, जेलों में डाल दिया, और जो अवाम ने मुस्तरद किए हुए चेहरे थे उनको आसिम मुनीर साहब ने फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन से दिलवा दिया, और अब वो आ गए जनाब हुकूमत में। तो वो जिम्मेदार तो वही है जो इनको लेकर आया और जो इनके फैसले कर रहा है, और हर फैसले के अंदर आसिम मुनीर साहब शामिल है। अब एक खबर आई है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और अगर पेट्रोल बढ़े और ये मुलाकात हो तो समझे कौम को छोटा मोटा रिलीफ देकर ये दोनों भाई एक मरतबा फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा से ऐसा करते चले आए हैं, हो सकता है इस मरतबा भी ऐसा करें, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कौम को बहुत चूना लगाया। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहुत चूना लगाया है। एक तरफ मार्का हक का ये जश्न मना रहे थे, रात को आतिशबाजियां कर रहे थे, और साथ में कौम के सीने पर बूंद डाल रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर। नाज़रीन, आज 9 मई है। 9 मई के हवाले से ना मैं एक चीज आपको बताता हूं कि देखें, 9 मई के दिन पाकिस्तान की फौज ने 2 लड़ाइयां लड़ी है, मिलिट्री ने 2 लड़ाइयां लड़ी है। एक 9 मई 2023 को लड़ी है और एक 9 मई 2025 को लड़ी है। जो 2023 में 9 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के साथ लड़ाई लड़ना शुरू की, वो अभी तक जारी है। वहां पे वो जीत नहीं पा रहे, सिर्फ जुल्म कर पा रहे हैं, मार पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। जबकि एक लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी और उसमें फैसला वहीं पे हो गया, उनके तैयारे गिर गए इंडिया के। हमारा भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे तैयारे नहीं गिरे, इंडिया के तैयारे गिर गए। उनकी बड़ी शर्मिंदगी हो गई, ऐसी तैसी फिर गई उनकी। अब मामला यह है कि 9 मई 2025 को कौम अपनी फौज के साथ खड़ी थी और 9 मई 2023 को कौम अपने लीडर के साथ खड़ी थी। फौज को और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे। और कौम ने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जर्नैलों को आसिम मुनीर साहब की सरबराही में शिकस्त दी थी। इनके माथे पर लिखा था लूजर। कौम ने इनको हरा दिया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन वो बंदूक के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अब ये हुकूमत कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। ये सिलसिला एक दिन बदलना है और हम सब बदलते हुए देखेंगे, इंशाल्लाह विटनेस करेंगे। नाज़रीन, एक और चीज है, इंटरनेशनल खबरें क्योंकि मैं साथ साथ आपको देता रहता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उसको रोका था और बाद में ये बहाना बनाया था कि पाकिस्तान ने कहा तो मैंने रोक दिया, तो उसकी डेवलपमेंट तो कोई ना हुई ना होनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरानी तजावीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा फैसला करना है कि उसे कबूल है या नहीं कबूल, क्योंकि ईरान ने दोबारा से अमरीकी तजावीज का जवाब भिजवाया, पाकिस्तान के जरिए भिजवाया। तो ट्रंप ने एक धमकी और लगाई। ट्रंप ने कहा जी कि अगर ये मामला यहां पर रिजॉल्व नहीं होता तो मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कर दूंगा। अब कैसे शुरू कर देगा, उससे वो क्या अचीव करेगा, कुछ
بات چیت ان کی عرب ممالک کے ساتھ تو ضرور ہوئی ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ سعودی عرب نے ایک رکاوٹ ڈال دی تھی، بہت ممکن ہے کہ اب وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہو۔ ہم اس پہ نظر رکھیں گے، چیزوں پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔